खराब अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और टैक्स कंफ्यूजन ने हिलाई बाजार की नींव। सेंसेक्स 550 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी 8,500 के नीचे गया। पिछले 4 दिनों में सेंसेक्स 1100 पॉइंट लुढ़का। टैक्स चिंता से रुपया भी गिरा। औंधे मुंह डॉलर के मुकाबले 55 पैसे कमजोर होकर करीब 63 के करीब पहुंचा। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला। कहा, कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए किसान मजदूरों को चोट पहुंचा रही है सूट बूट वाली सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष के वार पर सरकार का पलटवार। वेंकैया बोले, हमारी हर योजना गरीब के लिए। यूपीए के पुराने दिनों पर ली चुटकी। बिल भी 100 चूहे खा के हज यात्रा के लिए निकला। अगर कंसेंसस चाहते हैं आप तो बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, हम तैयार हैं, बैठिए बात करें। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की मोदी सरकार को नसीहत। आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कहा, जमीन अधिग्रहण बिल पर अलग अलग नहीं, एक साथ बात, सभी दलों से बात करे सरकार। गोल्ड इंपोर्ट में उछाल के बाद सीबीएसई चेयरमैन ने दिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के संकेत। कहा, ऊंची ड्यूटी से स्मगलिंग को बढ़ावा। फाइनेंस बिल पास होने तक ग्राहकों से 14% सर्विस टैक्स न देने की भी की अपील। दिल्ली में नहीं चलेगी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां। एनजीटी के फैसले पर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आपने देखी अब तक की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन कुछ और हेडलाइंस हैं जो आपके लिए जानना जरूरी। पॉजिटिविटी बहुत है इंडिया के लिए और दूसरे देशों को लग रहा है कि इंडिया के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के आगे बढ़ना जरूरी है। डीआईपीपी सेक्रेटरी अमिताभ कांत ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश को लेकर हैं उत्साहित। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज जरूरी। कल आएंगे विप्रो और एचसीएल टेक के नतीजे। दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले एचसीएल टेक का प्रदर्शन बेहतर रहने का अनुमान। डॉलर आय में दिख सकती है बढ़त, लेकिन विप्रो की आय और मार्जिन दोनों में दबाव संभव। सन फार्मा से दाइची सांक्यो करेगी एग्जिट। करीब 9% हिस्सेदारी ब्लॉक डील में बेचेगी। 930 से 1043 प्रति शेयर के बीच होगा सौदा। ज्वेलर्स को कल अक्षय तृतीया शुभ रहने की उम्मीद। ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर्स की बरसात। और वॉल्वो V40 क्रॉस का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च, कीमत है 27 लाख। सबसे पहले बात बाजार की। आज का दिन बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। बाजार में ग्लोबल और घरेलू चिंताएं इस कदर हावी हुई कि बाजार की नींव ही हिल गई। सेंसेक्स 550 पॉइंट लुढ़क गया। इधर रुपए में भी 2015 की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसीलिए आज के दिन को हम ब्लैक मंडे कह रहे हैं। गृह संकट और एफआईआई निवेशकों को टैक्स नोटिस ने बाजार के सेंटिमेंट को हिला कर रख दिया। आज गिरावट का चौथा दिन था। इन 4 दिनों में गिरावट कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेंसेक्स 1150 पॉइंट लुढ़क चुका है। निफ्टी में भी 400 पॉइंट की भारी गिरावट आ चुकी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी मारकाट हमने आज देखी। और आज की बात करें तो सेंसेक्स 550 पॉइंट लुढ़क गया। निफ्टी भी एक झटके में 8450 के नीचे आ गया है। सबसे खराब संकेत आ रहे हैं एफआईआई की तरफ से, जिन्होंने आज कैश में 1500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। तो आखिर बाजार को ऐसी कौन सी चिंता सता रही कि बाजार हर रोज औंधे मुंह गिर रहा है? इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के 2 दिग्गज, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह और एचएसबीसी इंडिया के बैंकिंग हेड सुनील संघई। साथ ही हमारे सहयोगी हेमंत गई और हर्षदास सावंत भी हमारे साथ हैं। हेमंत, सबसे पहले आपके पास आएंगे कि आज के बाजार की बात करें तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी गिरावट आई? ठीक उतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन आखिरी घंटे में हमने देखा कि बाजार पूरी तरह से धराशायी हो गया। देखिए, अर्निंग सीजन की शुरुआत ही दरअसल नेगेटिव नोट पर हुई थी और इस अर्निंग सीजन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जनरली माना जाता था फर्स्ट हाफ ऑफ अर्निंग सीजन अच्छा होता है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से कमजोर नतीजे आए हैं, बाजार का मूड उन्होंने खराब किया है।
जो ढंग के नतीजे भी आए हैं उसके बाद भी देखिए बाजार दरअसल चल नहीं रहा है। टीसीएस, माइंट्री, ये तमाम स्टॉक्स ने पिछले हफ्ते कमजोर नतीजे पेश किए थे, वहां से मूड खराब होना शुरू हुआ था और अब काफी सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी देखिए भारतीय बाजार को ओवर वैल्यूड बता रहे हैं या फिर सारे पॉजिटिव्स हैं वो फैक्टर्ड इन बता रहे हैं। एम्बिट, कोटक जैसे घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज बेरिश होते हुए दिख रहे हैं या फिर कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट स्विस जैसे दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने ओवरवेट स्टांस को कम करा है और यूबीएस ने निफ्टी के जो टारगेट्स जो पहले दिए थे उसको इस कैलेंडर ईयर के लिए घटाया है। दूसरी तरफ देखिए एफआईआईज और एफपीआईज जो भारत में पैसा लगाते हैं वो थोड़े कॉशियस हैं और इसका जो नंबर है वो हम देख रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज की खरीदारी बड़ी होती हुई नहीं नजर आ रही है, कभी कभी बिकवाली होती हुई दिखती है। मैट पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वो बाजार का दरअसल मूड खराब कर रहा है। इसके अलावा देखिए ब्रेंट क्रूड की तरफ से जो बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा था भारतीय बाजारों के लिए वो भी अब क्रूड में जो उछाल देखने को मिल रही है वो एक बड़ा पॉजिटिव भी खत्म होता हुआ दिख रहा है और चाइना और ग्रीक को लेकर जो नए नए कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं उससे भी बाजार का मूड खराब ही हुआ है। और पार्लियामेंट सेशन जो आज से शुरू हुआ है इसको लेकर भी बाजार के ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि दरअसल लैंड बिल जो है बड़ा बिल माना जा रहा है उसको पास कराने में सरकार को काफी मुश्किल आएंगी, तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर आगे के लिए भी दरअसल बाजार को दिख नहीं रहा है। और एक के बाद एक जिस तरह से 50 डीएमए के बाद आज 100 डीएमए टूटा, अब बाजार के जानकार 200 दिन के डीएमए पर नजर टिकाए बैठे हैं, 8,235 पर वो है। ज्यादातर कंसेंसस जो ट्रेडर्स हैं जो बेरिश हो गए हैं अब उनको लगता है बाजार वहां तक जा सकता है। बिल्कुल, तो ये तो वजह हुई जिनकी वजह से हमने गिरावट देखी बाजार में। लेकिन हर्षदा आपसे ये जानना चाहेंगे कारोबार के लिहाज से कैसा रहा आज का दिन, कौन कौन से शेयर और स्टॉक्स आज पिटे हैं सबसे ज्यादा? चौतरफा बिकवाली का दिन आज रहा है, इसीलिए हमने देखा वो 550 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स ने दिखाई और निफ्टी भी 8450 के नीचे टिकता हुआ दिखाई दिया। ऐसा समय था जहां पर हमें लगा कि 8400 भी ब्रीच होगा और ट्रिगर यही है जैसे हेमंत भी कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में मूड बेहद खराब, चाइना के जो ट्रिगर्स एंड ऑफ कोर्स वो टैक्स वाली जो तलवार फिर से लटक रही है एफआईआईएस के सर पर, इसने पूरी तरह से मूड बिगाड़ा है। और एफआईआईएस के आंकड़े भी आप देखें तो जो प्रोविजनल डेटा आया है आज हमने देखा लगभग 1500 करोड़ की बिकवाली सिर्फ कैश में हुई है। वो एफएनए बाजार का डेटा अब भी अवेटेड है और वहां पर भी अगर एक तगड़ा झटका लगता है तो कल का सत्र भी बेहद कमजोर रहेगा। चौतरफा बिकवाली में आज हमने देखा हैवी वेट्स धराशायी हुए हैं, रिलायंस हो, हीरो मोटर कॉर्प जैसी कंपनियां, इन सब में हमने देखा काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी भारी भरकम मुनाफा वसूली का दबाव आया। सेक्टर्स स्पेसिफिक आप देखिए तो आज का जो कमजोरी वाली कड़ियां थी उसमें रियल एस्टेट काउंटर शामिल थे, एचडीआईएल हो, यहां पर ओबरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स, इन सब में डीबी रियल्टी जैसे काउंटर्स, इन सब में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। तो ये एक बहुत वीक विकेट थी। टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स इंफोसिस जैसे हैवी वेट्स कमजोर थे, लेकिन मिड कैप आईटी में भी आप देखेंगे रोल्टा, माइंट्री, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स की पिटाई हुई और काफी सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। फार्मा काउंटर्स में थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर मिला है। सन फार्मा मिसाल के तौर पर कल यहां पर संभावित प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि वो ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर डाइची सैंक्यो लगभग अपनी 9% हिस्सेदारी बेचेगी और वो भी एक डिस्काउंट पर। आज लुपिन में कुछ गेन्स आते हुए दिखाई दे। ग्लेनमार्क फार्मा एक सेविंग ग्रेस था आज क्योंकि टेमेसिक यहां पर हिस्सेदारी ले रहा है तो वहां से एक फ्लोट आया, 4% भागा। लेकिन आप देखिए पावर कंपनियों की भी हालत एकदम खराब, ब्लैकआउट होता हुआ आप कह सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा हो, अदानी पावर जैसे काउंटर्स, जीवी के पावर जैसे काउंटर्स में हैवी वॉल्यूम्स पर 2.5 से 4% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला। एफएमसीजी काउंटर्स जो डिफेंसिव स्टॉक्स नॉर्मली हम देखते हैं आगे आते हैं, यहां पर कुछ खरीदारी होती है, वो भी आज मिसिंग थी। ब्रिटानिया हो, एचयूएल हो, आईटीसी हो, इन्होंने भी बाजार को काफी ज्यादा नीचे खींचा है। हालांकि मिड कैप में थोड़े बहुत काउंटर्स थे जहां पर आज हल्की खरीदारी रही। गृह फाइनेंस पिछले 2 सत्र में काफी टूटा तो एक पुल बैक आया, 3.5% का इजाफा। हेवल्स, एमटेक इंडिया जैसे काउंटर्स में भी मार्जिनल गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आज का जो की पॉइंट यही है कि बेयर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं और खासतौर से हमने देखा है कि बिकवाली से ज्यादा खरीदारों का अभाव इस मार्केट में दिखाई देने लगा है। जी हर्षदा, वाकई बेयर्स यहाँ पर काफी एक्टिव हो चुके हैं। तो जानकार क्या कहते हैं? कोटक सिक्योरिटीज को बाजार में और यहाँ गिरावट आने की आशंका दिख रही है। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में चुनिंदा शेयरों में मौजूदा स्तर से 15 से 20% तक करेक्शन की चेतावनी दी है। इधर जानकारों का भी कहना है कि बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है और निफ्टी 8000 तक भी फिसल सकता है।
मुझे तो लगता है कि दिस कैन हैपन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. व्हेन आई से कपल ऑफ वीक्स आई एम टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबली 5 to 6 weeks बिफोर रियली द मॉनसून्स सेट इन. तो बिकॉज द नेक्स्ट बिग ट्रिगर फॉर द मार्केट्स वुड बी मॉनसून्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अ पॉजिटिव ट्रिगर. तो मुझे लगता है कि उससे पहले शायद एक बार वी शुड सी लेवल्स ऑफ क्लोजर टू 8,000. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाजार में अब कितना करेक्शन बाकी है और बड़ा करेक्शन क्या खरीदारी का अच्छा मौका होगा निवेशकों के लिए. बाजार की गिरावट पर बात करने के लिए हमारे साथ बाजार के दो बड़े दिग्गज यहां पर जुड़े हुए हैं. सबसे पहले नीलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अप्रैल की जो शुरुआत थी वो तो हमने देखा काफी मजबूत हुई है, लेकिन अब बाजार जो है फिसल रहा है और आज गिरावट तो इसका बहुत बड़ा सबूत भी है. लेकिन ये गिरावट आखिर आ क्यों रही है और इस कमजोरी की वजह क्या है? ये कुछ चीजें ग्लोबल लेवल पे और कुछ चीजें लोकल लेवल पे हो रही है जो मार्केट को एक कंसोलिडेशन फेज से गुजार रही है. पहली बार अगर हम देखें तो ग्रीस में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चली गई है और वापस यूरोपियन यूनियन में जिस तरह की क्राइसिस है उस वजह से रिस्क ऑन रिस्क ऑफ ट्रेड चालू हो जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा है. दूसरी चीज जो हो रही है वो चाइनीज इकोनॉमी में हो रही है. वहाँ पे मतलब उनके जो रेगुलेटर्स हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो उनकी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. ये दोनों चीजें ने प्रोबेबली एक ग्लोबल रिस्क ऑफ मोमेंटम खड़ा किया है. दूसरी चीज जो हो रही है वो ये है कि कई एफआईआई को टैक्स नोटिस मिली है और उस वजह से वो भी प्रोबेबली शायद सोच रहे हैं कि भारत में जब निवेश करना है तो उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह से अपने निवेश की प्रोसेस को टैक्स लायबिलिटी से दूर रख सकते हैं. ये सारी चीजें ग्लोबल लेवल पे हो रही है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है लोकल लेवल पे कि अब तक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं और इन कंपनीज ने कुछ हद तक एक्सपेक्टेशंस को लोअर भी कर दिया था. उसके बावजूद जो रिजल्ट आए हैं वो लोगों की लोअर्ड एक्सपेक्टेशन से भी लोअर आए हैं और उस वजह से एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज मार्केट में आता हुआ दिख रहा है जहां पे मार्केट इस लेवल के आसपास घूमती रहेगी. संजय साहब, क्योंकि काफी ज्यादा मूवमेंट बाजार में होती है तो वो हम देखते हैं एफआईआईज की तरफ से आती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि खुद सावधान दिख रहे हैं. तो क्या मोमेंटम यहाँ बाजार का घट रहा है? ये थोड़ा सा लैग इफेक्ट है, लेकिन आप यदि 1-2 क्वार्टर और इंतजार कीजिए. जैसा मैंने बताया कि इम्पैक्ट दिखना शुरू ऑलरेडी हो गया है. ये जो सरकार ने लगभग 7-8-9 महीने अपने बहुत सारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने, पॉलिसी बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लिया, अब वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है. जैसे मैंने कई सेक्टर्स की बात की कि उसमें तो काफ़ी विजिबल है. रोड सेक्टर में तो इम्पैक्ट काफ़ी विजिबल है. कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं और आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा. कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, वर्कर्स को रोजगार मिलेगा. और अब देखिएगा ऑटोमेटिकली आप यूटिलाइजेशन में एक एग्जांपल दूं, आप यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रक्स को देखिए और यूटिलाइजेशन ट्रक्स का लगभग 15 से 20 दिन का हो गया था. अब वो यूटिलाइजेशन बढ़ के 25 दिन का हो गया है. तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है. ट्रक यूटिलाइजेशन से पता लगता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं. तो आई थिंक इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई, अब आप इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. लेकिन नीलेश जी, आप ये समझाएं कि जो करेक्शन हम देख रहे हैं कितना और गहराएगा और कितना समय लगेगा इससे उभरने में? इस वक्त अगर मार्केट में देखें तो एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है. ये एफएमसीजी सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में है, मल्टीनेशनल कंपनीज में है. यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है. कुछ 30 के पीई पे ट्रेड होते हैं, कुछ 60 के पीई पे ट्रेड होते हैं. तो ये जो क्वालिटी कंपनीज का पोर्टफोलियो है जहाँ पे कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगती है, वहाँ पे टाइम करेक्शन आ सकता है. अर्निंग्स को वो मौका देंगे प्राइस से कैचअप करने का और उस सेगमेंट में टाइम करेक्शन आ सकता है.
जो बाकी हाई बीटा सेक्टर है लिवरेज कंपनीज के, मिड कैप कंपनीज में, कमोडिटीज कंपनीज में, वहां पे प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो कुल मिला के ब्रॉड मार्केट में एक क्षेत्र में टाइम करेक्शन रहेगा, दूसरे क्षेत्र में प्राइस करेक्शन रहेगा। बट जो मार्केट का रुख है तेजी का, वो अभी भी बरकरार है। वैल्यूएशन वाइज ये प्राइस करेक्शन की वजह से और टाइम करेक्शन की वजह से हम वापस एक अट्रैक्टिव लेवल पे पहुंच रहे हैं, और एक जो लंबे अवधि के लिए निवेश करने का मौका ये मार्केट दे रहा है, वो निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो नीलेश साहब, किन सेक्टर्स को अब आप देखते हैं लीडरशिप आएगी उनमें, या फिर कौन से सेक्टर्स अब करेक्शन के बाद आपको लगता है कि ज्यादा आकर्षक हो गए निवेश के लिए? मेरे हिसाब से जो एक सेक्टर डाइवर्जेंस था लास्ट ईयर कि फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया 70% के आसपास, या मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया, उस टाइप का डाइवर्जेंस आने वाले समय में कम दिखेगा। हालांकि स्टॉक लेवल पे वो डाइवर्जेंस शायद दिखे, बट सेक्टर लेवल पे वो डाइवर्जेंस उतना नहीं दिखेगा। हमें जो सेक्टर बहुत अच्छा लगता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। पिछले 5 सालों में हमने फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ अलोकेशन कम की है, अब वो बढ़ेगी। दूसरी चीज, लास्ट ईयर हमारी M3 ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सारी कई दशक में लो लेवल पे थी, अब वो आगे बढ़ेगी। सो ये जो डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और फाइनेंशियल सेविंग्स अलोकेशन बढ़ेगी, उस वजह से बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही सही, लेकिन बाजार का रुख गिरावट की ओर ही है, लेकिन ये खरीदारी का भी अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बात करते हैं रुपए की, जहां मार्केट के साथ रुपए में भी हमने आज गिरावट देखी है। रुपया डॉलर के मुकाबले एक महीने के निचले स्तर पर आज फिसल गया और 62.91 के लेवल पर जाके रुपए ने अपनी आज की क्लोजिंग की है, ऑलमोस्ट 55 पैसे की कमजोरी के साथ। और छुट्टी से लौटे राहुल ने संसद में लगाए हुंकार, भूमि बिल पर सरकार को लिया आड़े हाथों। इधर नायडू ने दिया राहुल को जवाब, कहा 50 साल से नहीं पिछले 10 महीने से चल रही है सरकार। सुनिए इस ब्रेक के बाद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। केंद्र को उद्योगपतियों की और सूट बूट वाली सरकार करार देते हुए राहुल ने कहा कि पीएम 60% किसानों को नाराज कर रहे हैं। राहुल ने पीएम को सलाह भी दी कि अगर वो पाला बदलकर किसानों के साथ जाएंगे तो उन्हें राजनीतिक रूप से बहुत फायदा होगा। आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर, बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। फर्स्ट I'd like to praise Mr. Gadkari. He's not here, Gadkari, sorry. I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए, और अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया। राहुल गांधी के हमलों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएम मोदी किसानों की समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश में 50 साल से नहीं चल रही है बल्कि 10 महीने से चल रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। इन विषयों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, नीति आयोग और पूरा सिस्टम इन विषयों के बारे में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये कोई सरकार बहुत 50 साल से नहीं चला रहे, हम आए 9 महीने 10 महीने हो गया। जो समस्या देश के सामने है, इस समस्याओं को समाधान करने के लिए सब लोग मिलकर कोशिश करना चाहिए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने तो राहुल की समझदारी पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि राहुल की बातों से लगता है जैसे उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी के हर सवाल का उत्तर हमने दिया है, सुनने का धैर्य नहीं था, बीच में निकल के चले गए हैं। अब साहस होता तो मेरे
जवाबों को सुन के, अगर उनकी समझदारी में यह है कि भारत सरकार अपने मन से बोल रही है तो समझदारी का जरूर संकट है, क्योंकि राज्य बीच बीच में आकलन भेजती है और उसी आकलन को जब जैसा भेजता है हम बताते हैं, अंतिम जब आएगा उनका आकलन वो अंतिम होगा। विपक्ष चाहे राहुल के बारे में जो भी कहे, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी राहुल के नए तेवर से काफी खुश हैं। मैम, इट्स अ हैप्पी कमबैक फॉर राहुल। यस, वेरी। और बिजनेस के लिहाज से कितना सफल रहा है मोदी का विदेश दौरा, सुनेंगे डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत से इस ब्रेक के बाद। और कैसे रह सकते हैं आईटी दिग्गज विप्रो के नतीजे, करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। सरकार ने बजट में सर्विस टैक्स बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ है। इसके बावजूद इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से ने बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स लेना शुरू कर दिया है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीईसी चेयरमैन ने इंडस्ट्री को बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स न लेने के लिए चेतावनी दी है। As of now, the rate still is 12.36% across the board, all industries or all service sectors. So there is meaning no, if anybody is charging higher rate of tax, that is wrong. It should be charged only at 12.36%. We have already issued instructions to our field formations that it should be made known to the public by issue of public notices. देश में सोने का इंपोर्ट एक बार फिर सिर दर्द बढ़ता दिख रहा है, लेकिन सीबीईसी चेयरमैन ने सोने की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की बजाय ड्यूटी में कटौती के संकेत दिए। There have been instances that the smuggling of gold has gone up vis-a-vis the past, so which is a point of concern. The Customs Department and its various field formations, the DRI and the other law enforcement agencies, they are alert to this problem, but with the duty at this rate, there is an incentive for smuggling. So we are alert to this. So we will watch the trend of imports, trend of value gold internationally, and meaning it will be under watch. So at the appropriate time, appropriate decisions will be taken. डीआईपीपी सेक्रेटरी अमिताभ कांत ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को बिजनेस के लिहाज से काफी पॉजिटिव बताया है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों ने भारत में निवेश को लेकर काफी उत्साह दिखाया है। अमिताभ कांत के मुताबिक मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से सब जगह छाया रहा। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रही। एक नया उत्साह है इन्वेस्टर्स में। सारे बड़े कंपनीज के सीईओज हमारे सीईओज के साथ पूरी सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक बैठे रहे और उनके साथ चर्चा की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, डिफेंस सेक्टर पे और सारे इमर्जिंग एरियाज जितने हैं हिंदुस्तान में, इन सब में कंज्यूमर गुड सेक्टर पे, इन सब में वाटर लीजिए, रोड्स लीजिए, सारे सेक्टर्स पे बड़े जोर की डिस्कशन हुई। इंडिया को हैनोवर में पूरा मेक इन इंडिया छाया हुआ था, हर जगह छाया हुआ था और लग रहा था जैसे हैनोवर शहर एक हिंदुस्तान का शहर बन गया हो और ट्राम से लेकर टैक्सीज, बिल्डिंग, सब जगह हिंदुस्तान ही छाया हुआ था। अमिताभ कांत ने उम्मीद जताई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ते कर्ज की जरूरत को रिजर्व बैंक गवर्नर ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया से मुकाबले के लिए जमीन और सही दर पर पूंजी सबसे बड़ी जरूरत है। हिंदुस्तान को जो चाहिए वो साइज चाहिए, स्केल चाहिए और स्पीड चाहिए और अगर इस स्केल पर हम प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि आपको लैंड और कैपिटल, ठीक लैंड भी मिले और कैपिटल भी मिले और कैपिटल राइट रेट पर मिले। तो मैं बिलीव करता हूं कि आरबीआई के गवर्नर इस दिशा में जरूर आगे चल के कार्रवाई करेंगे। और भूमि अधिग्रहण बिल पर क्या कहना है सीपीएम के महासचिव प्रकाश कारात का, देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत इस ब्रेक के बाद।
सीपीएम महासचिव बनने के बाद सीताराम येचुरी ने सीएनबीसी आवाज से हुई खास मुलाकात में कहा है कि मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल से गरीबी और बेरोजगारी दूर होने के बजाय बढ़ेगी। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पोगलिया से खास मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सहमति के लिए सरकार ने एक भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं की है। बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग तो कंसेंसस चाहते हैं, जो जो सुधार की जरूरत थी ऑर्डिनेंस के बाद हमने उसमें वो संशोधन कर डाले, करीबन 10-11 संशोधन, इसलिए आप लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, बिल को पास करा देना चाहिए, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए लैंड बिल का पास होना बहुत जरूरी है। तो कंसेंसस क्यों नहीं हो सकता इस पे? देखिए, बेशक वो अपना ख्याल रखें कि इस बिल की वजह से गरीबी को खत्म करेंगे या बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन तथ्य ये है कि ये असंभव है इस बिल की वजह से। खैर, वो उनकी बात वहां पे रही है। कंसेंसस बिल्ड करना है तो पुगलिया साहब आप भी जानते हैं, देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में एक तरीका होता है। कई सारे बिल थे, कई सारे मसले थे, कई सारे विधेयक थे जिसके ऊपर सलाह मशवरा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, जो सरकार बुलाता था। एक भी मीटिंग इस लैंड बिल पे हुआ नहीं आज तक। सुझावें कई सारे हमने दी इस बिल के ऊपर, अलग से हो सकता है हम लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन सामूहिक तरीके से जब विपक्ष को साथ बिठाकर उनके साथ आप सलाह मशवरा नहीं करेंगे तो वहां पर इस पार्लियामेंट्री जनतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से पार्लियामेंट को आप चलाएंगे? जोर जबरदस्ती के आधार पे, या ये इस तरीके से धमकियां देते हुए कि हम ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे? उस तरीके से जनतांत्रिक व्यवस्था को आप मजबूत नहीं कर रहे हो जी। अगर कंसेंसस चाहते हैं आप तो बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, हम तैयार हैं, बैठिए, बात करें। राज्यसभा में कुछ पार्टियों को बीजेडी, एआईएडीएमके, एसपी, बीएसपी का समर्थन ले लें, कांग्रेस और लेफ्ट को अलग करते हुए, और किसी प्रकार से एब्सटेंशन के जरिए एब्सेंट करवा के, वॉकआउट करवा करके नंबर बना लें। वर्स्ट केस ये नहीं होगा तो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, तो वक्त की बात है, करवाएंगे इस बिल को सरकार पास अपने ही टर्म पे। तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि अभी अगर इस संसद के सत्र में पास नहीं हुआ तो 6 महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्वाइंट सेशन बुला के पास करा ही लेंगे ये? तो अगर करेंगे तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, जबरदस्ती करके करवा भी ले तो भाई किसके हक में है? अब देश की जनता भी तो कुछ चाहेगी जवाब में कि बताइए, इतनी जबरदस्ती करके अपनी जो जनतांत्रिक तरीके हैं उस तरीकों को तोड़ मरोड़ के आप जो है इतनी जल्दबाजी में ये काम कर क्यों रहे हो? प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये जरूरी है, बिना इसके आर्थिक विकास नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, गरीबी दूर नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि वास्तविकता इसका उल्टा है। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जमीन की अधिग्रहण किया। आज इसी मोदी साहब के मंत्री राज्यसभा के अंदर पिछले सत्र में बताए हैं कि 50% से ज्यादा जमीन जो SEZ के लिए आपने लिया वो आज भी उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा जी। क्यों भाई? अगर खेती हो रहा था उस पे, उसके ऊपर अनाज जो है उगा रहे थे हमारे किसान, वो 5 साल तक आप उस पर कुछ नहीं करोगे तो किसान को न वापस दोगे तो इससे किसका नुकसान हो रहा भाई? वो किसान को नुकसान होगा तो गरीबी कम होगी या बढ़ेगी? जी। तो ये सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, क्या विश्वास है सरकार के जो ये इस तरीके के वायदे जो कर रहे हैं? आप देखिए, 1 किलोमीटर आपके नेशनल कॉरिडोर या हाईवे के दोनों तरफ आप लेने की ये प्रावधान है इस कानून में। अब 1 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे में, जो आप और हम दोनों जानते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 1 किलोमीटर आपने अधिग्रहण किया। वहां पे क्या हो रहा है? कोई उद्योग वहां पे शुरू हुआ? वहां पे सिर्फ रियल एस्टेट का धंधे चल रहे हैं और सब जानते हैं किस कंपनी को वो दिया गया है। अब इस तरीके से गुमराह क्यों कर रहे लोगों? ये सब किया जा रहा है चंद लोगों को फायदा के लिए, और इसके चलते हुए देश के कृषि व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देश के अंदर अन्न सुरक्षा के जगह पर अपनी सेल्फ रिलायंस की बात जो होती थी उससे हम दूर हटेंगे, और हमारे अन्नदाता जो है उनको और खुदकुशियों की ओर आप जो है आप धकेलते जाओगे।
क्या ये किसके हित में है? जी, ये है सवाल है जिसके जवाब दे ही नहीं रही है मोदी सरकार। आप आइडियोलॉजी पर पक्के अड़े हुए नेता हैं, लेकिन आप बहुत प्रैग्मेटिक नेता हैं। इस देश में जो बदला है वो ये है कि पॉवर्टेरियन और पुराने जमाने के सोशलिज्म की पॉलिटिक्स अब आउट ऑफ फैशन हो गई है। जमाना बिल्कुल आगे बढ़ चुका है और अब आप लोगों को जब एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आप लोग मोदी सरकार को एंटी पुअर, एंटी फार्मर कॉर्नर में पेंट कर पाएंगे, तो मैं बताता हूं गड़बड़ कहां है। गड़बड़ यहां है कि मोदी जी अपने को कांग्रेस से और लेफ्ट पार्टियों से भी बड़ा पॉवर्टेरियन पॉलिटिक्स चलाने वाला नेता साबित करने में लगे हुए हैं। वो कैसे? 3 चीजें बताता हूं। जन धन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मुद्रा बैंक, छोटे चाय वाले, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले को लोन देने का काम, सोलर एनर्जी को गांव-गांव में फैलाने का काम और किसान के मुद्दे। 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनका वोट का जनाधार बनाएं तो 15-20 करोड़ परिवार होते हैं। इन 20 करोड़ परिवारों को इफिशिएंटली ये डिलीवरी करने की तैयारी में है। हम लोग जो डे टू डे के नॉइज में, हेडलाइन में अपनी राय बदलते हैं कि मोदी सरकार ऊपर, मोदी सरकार नीचे, ये नहीं होने वाला है। गरीबों की पॉलिटिक्स में भी वो बड़ी भारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसीलिए आप लोग कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं मोदी जी की पॉलिटिक्स को? देखिए साहब, हम गलत पढ़े या वो गलत पढ़े, जनता ही तो बताएगी ना। अब ये सब बोले हैं मोदी साहब, उसके बाद दिल्ली में गए, हमारे ऊपर आरोप लगाते थे पार्लियामेंट के कि पूरा विपक्ष जो है एक बस के अंदर सैर कर सकता है। दिल्ली के अंदर वो कितने आए भाई? एक ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं वो आज। तो ये सब जो है, पहले जनता जो है, जनार्दन है, वो बताएगी कि इसका क्या असर है। हमारे बहस और आपके माध्यम से बहस अच्छी बात है, वो हो, लेकिन उसके चलते हुए तय होगा जनता के अंदर क्या है उसका असर। और असर अभी जो रुझान जो नजर आ रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है इस मोदी सरकार। तो चुनावी प्रचार से वो बाहर निकले और काम करें जनता के लिए। ये है जनता का सीधा सीधा संदेशा उनके लिए। और कैसे रह सकते हैं आईटी दिग्गज विप्रो के नतीजे? और दिल्ली में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां। दोनों खबरें इस पे के बाद। कल दो अहम नतीजे आने वाले हैं जिन पर बाजार की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं HCL टेक के तीसरी तिमाही के नतीजों की। इस तिमाही में कंपनी की आय बढ़ने का अनुमान है और कंपनी को इस तिमाही में $150 करोड़ आय की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के मुनाफे में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। वहीं बात करें विप्रो की, तो कंपनी की डॉलर आय में गिरावट हो सकती है। कंपनी ने चौथी तिमाही में गाइडेंस 1 से 3% के बीच रह सकती है। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को राजधानी दिल्ली में बैन करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश जनता के हित में है और सबको इसका समर्थन करना चाहिए। इस पूरी खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्मित कुमार। जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जैसे स्वीपिंग ऑर्डर था, जैसे उसका नेचर था, इसको मद्देनजर देखते हुए ऐसे आशंका थी कि एक पॉइंट पे इसको चैलेंज किया जाएगा एपेक्स कोर्ट में। आज हमने वही देखा। पर इस चैलेंज को ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया, पर एक लॉयर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी। उन्होंने 3 पॉइंट बेसिकली उठाए सुप्रीम कोर्ट के आगे। पहली बात उन्होंने उठाया कि एनजीटी अपने जुरिसडिक्शन के आगे जा रही है, अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जा रही है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज जो हैं वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करती हैं व्हीकल्स को, ये इंश्योर करने के लिए कि वो एमिशन नॉर्म से कंप्लायंट रहें। और तीसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि दिल्ली सरकार ने पहले से ही काफी इनिशिएटिव्स उठाए थे ये इंश्योर करने के लिए जो एयर पोल्यूशन है उसको कर्ब करने के लिए। पर इन सभी आर्ग्यूमेंट्स का कुछ फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको आउटराइटली रिजेक्ट किया है, कोई मेरिट ना देखते हुए। एनजीटी ऑर्डर का जो एनजीटी ऑर्डर था बैन को लेके, उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया है। ऑफकोर्स अपने व्यूअर्स को थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, इस ऑर्डर में एनजीटी ने साफ तरीके से कहा था कि जितने भी डीजल गाड़ियां हैं 10 साल से ऊपर और जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां
गाड़ियां हैं 15 साल से ऊपर, उन सबको दिल्ली के सड़कों पे अप्लाई करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इस डेवलपमेंट का देखा जाए तो दो इम्पैक्ट पड़ता है। पहली बात तो ये कि जो लीगल ऑप्शंस है सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट के पास एनजीटी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, वो लीगल ऑप्शंस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी पिटिशन एक ऑलरेडी आज की डेट में डिसमिस हो रखी है, तो वो लीगल ऑप्शंस कम हो जाते हैं। एक इंडस्ट्री वाइड अगर इम्पैक्ट देखें, हम ऑटो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट देखें, तो जितना हमें एनालिस्ट से बात करके, इंडस्ट्री लीडर से बात करके जो जानकारी मिली है, उससे ये कंसेंसस बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है कि ये एक एटलीस्ट सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहेगा ऑटो सेक्टर के लिए। जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, जैसे जैसे उनको फेज आउट किया जाएगा, एक रेकरिंग डिमांड उठेगी और इस डिमांड का फायदा उठाया जाएगा ऑटो सेक्टर द्वारा। तो एटलीस्ट ये कंसेंसस अभी आ रहा है, पर ऑफ कोर्स ये एक लॉन्ग टर्म गेम रहेगा इन सबको देखने के लिए कितनी डिमांड ऐसे वापस आ रही है। पर एज ऑफ नाउ जो सम एंड सब्सटेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज किया है और एनजीटी ऑर्डर जो व्हीकल्स को बैन कर रहा था, उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया है और ये बैन इफेक्ट में रहेगा और इफेक्ट में कंटिन्यू रहेगा। बैक टू यू। नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर देश भर में चल रही बहस पर आज एक नया मोड़ आ गया, जब कांग्रेस के नेता और पिछली सरकार के आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बिजनेस न्यूज वेबसाइट पर नेट न्यूट्रलिटी पर अपनी राय रख दी। इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग से। अभिषेक, ये बताएं कि कपिल सिब्बल के इस आर्टिकल से क्या लग रहा है, वो नेट न्यूट्रलिटी के साथ खड़े हैं या उसके विरोध में हैं? देखिए, आर्टिकल को पढ़कर तो ऐसा ही लग रहा है कि सिब्बल साहब टेलीकॉम कंपनियों के साथ ज्यादा हैं। उनके मुताबिक एयरटेल जीरो और internet.org जैसे प्लान्स में कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा लगता है, और अगर आम आदमी के पास पैसा नहीं है और सरकार पैसा नहीं देती, तो इसके लिए पैसों का इंतजाम का कोई और तरीका तो होना ही चाहिए। अपने इस आर्टिकल में सिब्बल साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इंटरनेट कनेक्शन के लिए खास डिजिटल इंडिया पैक्स देने की भी बात की है। इस आर्टिकल के बाद देश भर के नेटिजन्स सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल की आलोचना कर रहे हैं। कई लोग तो शुक्र मना रहे हैं कि वो इस वक्त टेलीकॉम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। नेट पर आजादी के पक्ष में आवाज ने जो मुहिम शुरू की है, जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर में ट्राई के डिस्कशन पेपर पर अपनी राय भेजने की अपील कर रहे हैं, और उसका असर भी दिखाई पड़ने लग गया है। ट्राई के पास अब तक नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में 9 लाख से ज्यादा ईमेल्स पहुंच गई हैं। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं साइबर स्वराज पर आप अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। और बात कुछ दूसरी खबरों की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चल रहा सालाना उर्स इस बार और भी खास बन गया है। कारण अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ख्वाजा की दरगाह पर चढ़ाने के लिए एक लाल रंग की कढ़ाईदार चादर भिजवाई है। हाजी चिश्ती को यह खूबसूरत चादर भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने सौंपी। रिचर्ड वर्मा ने अपने संदेश में कहा कि वो अमेरिकी सरकार की तरफ से अजमेर के लोगों और दरगाह के प्रति दोस्ती का इजहार करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज 2 दिवसीय सरकारी यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पेंग ल्युआन ने नूर खान हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति ममनून हुसैन, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वागत किया उनका। और यात्रा शुरू होने से पहले पाकिस्तानी मीडिया में लिखे अपने लेख में जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपने भाई के घर जाने जैसा बताया। चीन पाकिस्तान में $50 अरब के निवेश का ऐलान कर सकता है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत को दुश्मन नंबर 1 बताते हुए जमकर जहर उगला है। पाकिस्तान के पेशावर में रैली के दौरान आतंकी हाफिज सईद ने कहा कि उनका अगला निशाना भारत है। हाफिज सईद का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के दौरे पर हैं। 2 दिन पहले भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की सेना कश्मीर पर हमला करती है तो उसके जिहादी उनका समर्थन करेंगे। भारतीय नौसेना का नया विध्वंसक INS विशाखापट्टनम आज मुंबई में लॉन्च किया गया। ये जंगी जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक तीनों ही तरह की लड़ाई लड़ सकता है। INS विशाखापट्टनम को साल 2018 में नेवी को सौंपा जाएगा और प्रोजेक्ट INS विशाखापट्टनम में 29,600 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके अंतर्गत 4 जंगी जहाजों का निर्माण होगा। और क्या अक्षय तृतीया पर आप भी बना रहे हैं सोना खरीदने का मन, तो हम बताएंगे आपको बाजार के बेस्ट ऑफर इस ब्रेक के बाद। और वॉल्वो ने लॉन्च किया अपनी हैचबैक V40 का पेट्रोल वेरिएंट। क्या है कीमत, बताएंगे ब्रेक के बाद।
रिजर्व बैंक कैशलेस ट्रांजैक्शन को और आसान बनाने पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग को आसान बनाने पर विचार कर रहा है। इसी कड़ी में खासकर छोटे ट्रांजैक्शन के लिए 2 चरणों का ऑथेंटिकेशन हट सकता है। साथ ही बैंकों के लिए कॉमन कैश डिपॉजिट मशीन बनाने का भी विचार है। ओवरऑल पूरा ई कॉमर्स स्पेस में या पूरा कार्ड स्पेस में छोटे छोटे पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हटा सकता कि नहीं हटा सकता, हम लोग ने उसके पेपर ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया। उसमें कई सारे कमेंट आए हैं। वो कमेंट जो सुझाव आए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें एक ही है जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टैप एंड गो है। अभी मोबाइल एंड टैप भी आ रहा है, तो उस सिलसिले में छोटे छोटे पेमेंट के लिए दिया जा सकता है। एक्सिस बैंक ने एक ऐसा प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है जिसे पाने के लिए ग्राहक को ना बैंक जाने की जरूरत है, ना ही अकाउंट खोलने की। इसके इस्तेमाल से ग्राहक ऑनलाइन या किसी दुकान में खरीदारी कर सकेंगे, पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। साथ ही वे देश भर में किसी भी बैंक के अकाउंट में उसे ट्रांसफर भी कर पाएंगे। इस प्रीपेड कार्ड के लिए एक्सिस बैंक ई आधार के जरिए केवाईसी करेगा, यानी कागजी कार्रवाई का भी चक्कर नहीं है। इस कार्ड के लिए बैंक ने अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी सुविधा और मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है। कस्टमर दुकान पर आ रहा है, उसको तभी का तभी पैसा चढ़ाना है और तभी भेजना है इंस्टेंटली, तो उसके पास कोई कागज नहीं है अपने साथ। वो पूरा डिजाइन ही हमने प्रोडक्ट का ऐसे किया है कि वो वहीं अपना अंगूठा लगाएगा, वहीं पर आधार बेस्ड ई-केवाईसी होगा और चलेगा। भारत को हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ाना चाहिए, कहना है गेट्स फाउंडेशन की को फाउंडर मेंडेला गेट्स का। मेंडेला गेट्स का कहना है कि फिलहाल हेल्थ केयर पर भारत का बजट उसकी जीडीपी का करीब 1% है, जबकि चीन अपनी जीडीपी का करीब 2.9% खर्च करता है। सीएनबीसी आवाज के सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मेंडेला गेट्स ने कहा कि भारत को अगर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा खर्च करना होगा। I think India has made incredible progress in certain areas. So, for instance, under 5 deaths of children has dropped dramatically since 1990. It used to be 12 children out of every 100 died. Now it's down to 5 in 100. But that is because of the incredible investments made in health. And so, yes, I think India needs to continue to increase its health budget. इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की डिमांड में खासी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। सोने की कीमतों में कमजोरी और आयात में ढील के कारण सोने की मांग 15 से 20% बढ़ने की संभावना है। सोने के इंपोर्ट के आंकड़े भी इस उम्मीद को बल दे रहे हैं। मार्च में सोने का इंपोर्ट पिछले साल से लगभग दोगुना बढ़कर 125 टन रहा है और अक्षय तृतीया के अलावा शादी का सीजन शुरू होने से भी सोने की मांग को बल मिलने की संभावना है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कल यानी अक्षय तृतीया का मौका फायदे का सौदा रहेगा। पिछले साल के मुकाबले सोना सस्ता होने और शादी का सीजन भी शुरू होने की वजह से ज्वेलरी की बुकिंग जोरों पर है। बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स भी ऑफर्स की बरसात कर रहे हैं। दिल्ली से ईशा शर्मा बता रही हैं कि सोने और हीरे के गहनों के मेकिंग चार्ज 25% से ज्यादा इस पर छूट मिल रही है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में ज्वेलर इस खास मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहीं मेकिंग चार्ज में छूट मिल रही है तो कहीं खास अक्षय तृतीया कलेक्शन, सोना हो या फिर हीरे के गहने, सभी पर कुछ न कुछ ऑफर मिल ही रहे हैं। तनिष्क में आपको 10 ग्राम सोना खरीदने पर सोने का सिक्का मुफ्त मिलेगा और 2 लाख से ज्यादा के हीरे की ज्वेलरी खरीदने पर फ्लैट 20% की छूट मिल रही है। अगर आप डायमंड ज्वेलरी के शौकीन हैं तो फॉरएवर मार्क के हीरे के कंगन की नई खूबसूरत कलेक्शन आपको जरूर पसंद आएगी। पीसी ज्वेलर्स में भी गोल्ड पर मेकिंग चार्जेस में छूट है और वो भी खास इस मौके के लिए हल्के और डिजाइनर ज्वेलरी का कलेक्शन लेकर आए हैं। हम लोगों ने इस बार 1 ग्राम के पेंडेंट्स निकाले हैं, 1 ग्राम से पेंडेंट स्टार्ट होते हैं। बेंगल की नई कलेक्शन निकाली है, लाइट वेट ज्वेलरी निकाली है। हम लोगों ने सेट में भी बहुत अच्छी कलेक्शन निकाली है। तो मैं पेंडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि 1 ग्राम के पेंडेंट्स हैं हमारे पास, क्योंकि 1 ग्राम के कॉइन्स पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने हाफ ग्राम का कॉइन बनाया था, तो इस बार हम लोगों ने उसको पेंडेंट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे क्या है कि लोग उसको यूज भी कर सकते हैं और एज ए ज्वेलरी उसको पहन भी सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले सोना करीब 2000 रुपए सस्ता है और ग्राहक इस वजह से भी खरीदारी कर रहे हैं। ज्वेलर्स के मुताबिक लोग 8 से 10 दिन पहले से ही अक्षय तृतीया के लिए ज्वेलरी की बुकिंग कर रहे हैं। ज्वेलरी की बुकिंग और ग्राहकों की संख्या को देखते हुए ज्वेलर्स इस साल अक्षय तृतीया में पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% ज्यादा बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। हर साल बढ़ती जा रही है बिक्री और लोग इसको पसंद करते हैं। जैसे धनतेरस पे हम खूब सोना चांदी खरीदते हैं, ऐसे ही अक्षय तृतीया पे लोग इसको खरीदना चाहते हैं और खरीद के लाते हैं
तो हर साल कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी रहती है। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर इस बार रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। ज्वेलर्स की ये उम्मीद सोने के इंपोर्ट पर भी देखने को मिली है। इस साल मार्च में गोल्ड इंपोर्ट में करीब 93% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय तृतीया के दिन ज्वेलरी की मांग को पूरा करने के लिए मार्च में देश में बड़े पैमाने पर सोने का इंपोर्ट हुआ है। ईशा शर्मा, दिल्ली। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पोजीशनिंग को बेहतर करने के लिए वोल्वो कार इंडिया कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी वजह से कंपनी ने आज V40 क्रॉस का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी मुंबई में कीमत है 27 लाख रुपए। V40 क्रॉस उनके लिए है जो एक लग्जरी हैचबैक कार में SUV कार की तरह एडवेंचर करना चाहते हैं। इस कार में 1.6 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है जो 180 हार्स पावर ताकत जनरेट करता है। इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से V40 की टॉप स्पीड 210 किलोमीटर। We will launch 2 more versions in May, the V40 diesel, the V40 diesel, complete new car, and the V40 R-Design diesel as well. And then by mid-end of May, we'll be launching the all-new XC90. And then in June, we'll be launching the S60 T6. So we're talking about around 4 or 5 new variants in the coming 3 months' time. और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।